हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र राजवंशी एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। जैसे कि डियर स्टूडेंट, हम 12th क्लास की जो सीरीज चल रही थी उसमें मैंने चैप्टर नंबर आपका जो 4 था उसको कंप्लीट करा दिया था और मैंने लास्ट में वहां पर एक फॉर्मूला भी आपको सिद्ध करा था। उससे कुछ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने आपको कराए थे। उसी फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके सोल्व हो जाएंगे, आप उसे जरूर कीजिएगा। और ये भी बात है स्टूडेंट्स, अगर आप उस फॉर्मूले से आप वो न्यूमेरिकल निकालते तो वो आपको आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा और वो भी 4 नंबर में मिलेगा। ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, नहीं फर्स्ट ऑर्डर से निकालते हैं उसको। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 5 जो है उसका जो नाम है हमारा सरफेस केमिस्ट्री या परस्पर रसायन, हिंदी में उसको हम परस्पर रसायन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 5 को ही पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 में बढ़ते हुए में तो पहली जो हमारी हेडिंग आती है वो आ जाती है अधिशोषण की। अधिशोषण क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है नहीं, तो इसमें हम जानते हैं देखो कि जब देखो किसी पदार्थ या किसी अन्य पदार्थ की ओर, जब भी कोई एक पदार्थ है वो किसी अन्य पदार्थ की ओर क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है और उसके ऊपर वो क्या है, बना रहता है, तो उसको ही हम क्या बोल देते हैं, आपका अधिशोषण बोल देते हैं, यानी कि उसको हम बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। ठीक है नहीं, और जो आपकी एब्जॉर्प्शन जो है, अधिशोषण जो है वो एक क्या है, एक सतही प्रक्रिया होती है, एक सरफेस क्या होती है आपकी क्रिया है वो, यानी कि वो आपकी सतह पर होती है ये क्रिया। अब देखो एक बार मैं इसको फिर रिकॉल करता हूँ कि जब कोई एक सब्सटेंस किसी अन्य सब्सटेंस, यानी देखो कोई एक सब्सटेंस है किसी अदर सब्सटेंस से क्या हो, अट्रैक्ट हो रहा हो और उसने क्या है उस पर वो बना रहता हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका अधिशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। ठीक है नहीं, अब इसी में आगे थोड़ा हम जानते हैं कि जो ये प्रक्रिया होती है उसमें क्या कंपोनेंट होते हैं। देखो यहाँ पर जानते हैं, इनमें का जो पदार्थ अधिशोषित होते हैं उन्हें तो अधिशोष्य कहते हैं। यही कह रहे कि जो पदार्थ क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं, यानी कि जो पदार्थ किसी पदार्थ के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं और जुड़ जाते हैं। ठीक है नहीं, तो उसको देखो जैसे एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। सपोज मैंने कहा कि ये कैप है, अब ये कैप क्या है, इसको एक सब्सटेंस मान लेते हैं, ये इसके अट्रैक्ट हुई और ये इस पे जुड़ गई, अब ये इस पे बनी रही, तो ये मेरा अधिशोषण कहलाया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो इन्हें कहा कि जो पदार्थ अधिशोषित हो रहे हैं, देखो ये अधिशोषित हुआ, सपोज मान लीजिए ये अधिशोषित हुआ और ये जुड़ गया, तो जो पदार्थ अधिशोषित होते हैं उनको अधिशोष्य बोलते हैं। ठीक है नहीं, ये कह रहा है कि जो सब्सटेंस क्या होते हैं आपके एड्जॉर्प्ट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अधिशोष्य यानी कि एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेंट। ठीक है नहीं, एड्जॉर्बेंट बोल देते हैं उसको। तथा अब ये कह रहे हैं कि जिन पदार्थों को, देखो अब ये सपोज ये हमने कहा था कि सब्सटेंस था, ये इसके ऊपर हुआ था, ये एड्जॉर्बेंट आया था, यहाँ पर अधिशोष्य आया था। ठीक है नहीं, इसके बाद ये कह रहा है कि जिन पदार्थों पर, यानी कि जिन पदार्थों पर क्या होगा कि अधिशोषण होता है। अब देखो अधिशोषण, अभी इस पदार्थ के ऊपर अधिशोषण होता, यानी एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इस पदार्थ के ऊपर ये यहाँ पे आता तो ये इस पदार्थ के ऊपर क्या होता, अधिशोषण होता। अब यानी कि वो कह रहा है कि उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जिन पदार्थों पर, जिन सब्सटेंस के ऊपर आपका एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, एड्जॉर्बेंट बोलते हैं। मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ अभी जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है नहीं, एग्जाम्पल के लिए सिलिका जेल, कैल्शियम कार्बोनेट आपका हो सकता है, चारकोल ले सकते हैं, एमजीओ ले सकते हैं, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड आदि, ये सब क्या है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब बात करूं मैं आगे, जो हमारा हेडिंग आ जाती है वो आती है विशोषण। विशोषण इसको डिस्पोर्शन बोलते हैं। ये क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। वहां पर क्या हो रहा था कि कोई पदार्थ क्या था, किसी अधिशोष्य, देखो कोई अधिशोष्य किसी अधिशोषक पर ऐड हो रहा था, तो इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था, अधिशोषण बोला था, एब्जॉर्प्शन बोला था। अब यहाँ कह रहा है कि जब कोई पदार्थ किसी उससे पदार्थ, यानी कि देखो जब कोई अधिशोष्य किसी सब्सटेंस से अलग होता हो, पृथक होता हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका विशोषण बोल देते हैं। ठीक है नहीं, तो ये हो जाता है हमारा विशोषण। इसके बाद हम बात करते हैं अवशोषण। इसको अब देखो हमने पढ़ा अधिशोषण, इसके बाद हमने विशोषण जो आपका है, अब आता है हमारा अवशोषण। अवशोषण को इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर बच्चे क्या डिफिकल्टीज आपको नजर आती है, अंतर आपको इंग्लिश में सिर्फ इतना आएगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, डी नजर आ रहा है आपको, और यहाँ बी पढ़ रहे थे। तो बच्चे यहाँ पर क्या होगा कि देखो डी और बी का अंतर रहता है, बाकी डेफिनेट जो आपकी स्पेलिंग हो बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है नहीं, तो इंग्लिश में आपको नजर आएगा, हिंदी में तो आपको साफ दिखाई देगा बिल्कुल। ठीक है नहीं, अब यहाँ बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन तो ये हो गया हमारा,
अब आ गया अवशोषण, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है नहीं। अब इसमें कह रहा है कि अवशोषण में क्या होता है, देखो में पदार्थ, देखो द्रव हो या ठोस, यानी कोई भी द्रव, देखो ये कह रहा है कि इसमें जो होता है अवशोषण में पदार्थ द्रव हो या वो ठोस हो, वो क्या है उसके भीतर तक जब पहुंच जाता है, यानी कि आप देखो किसी भी एब्जॉर्बेंट के एब्जॉर्बेंट, यानी कि हम देखो हमने अधिशोष्य था, कोई अधिशोष्य क्या होता है, जब कोई अधिशोष्य किसी अधिशोषक के अंदर तक पहुंच जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, आपका अवशोषण बोल देते हैं, ठीक है नहीं। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, अवशोषण में पदार्थ द्रव या ठोस के भीतर तक पहुंच जाता है, ठीक है नहीं। अवशोषण में प्रत्येक स्थान पर पदार्थ की सांद्रता बराबर रहती है। वो कह रहा है कि अगर मैं बात करूं किसकी, कि अवशोषण में जो आपका प्रत्येक स्थान है, यानी कोई भी प्लेस होती है उसकी, तो वहां हर प्लेस पे क्या होती है, जो उसकी कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है, ठीक है नहीं। अब ये कह रहा है कि अवशोषण में पदार्थ ठोस के संपूर्ण स्थूल में समान रूप से वितरित रहता है। कि देखो अभी एक सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या, जो हमारा एब्जॉर्बेंट होता है वो क्या है, एक समान रूप से उसके अंदर फैला होता है, ठीक है नहीं। आई बस में अब इसके जो एग्जांपल है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ से कुछ ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है कि चौक के टुकड़ों को जब भी हम स्याही में डुबोते हैं, देखो हमने माने वो स्याही किसी भी कलर की हो, ब्लू नीली कोई सी भी आपकी हो सकती है, नहीं ब्लू हो सकती है, पीली हो सकती है, कोई सी भी आपकी मान लीजिए, ठीक है नहीं। तो जब भी हम क्या करते हैं, चौक को किसी स्याही में डुबोते हैं तो चौक की सतह पर रंगीन, देखो जो चौक की सतह होती है वो क्या होती है, कलर्ड हो जाती है, ठीक है नहीं। हमने सपोज हमने मान लिया व्हाइट चौक हमारे पास है, हमने क्या किया, एक मतलब कि सोलवेंट के रूप में हमने क्या लिया, एक स्याही ले ली। अब स्याही क्या कर रही है, स्याही के अंदर जब हमने जिस चौक को डाला तो उसके जो रंगीन पार्टिकल्स हैं वो उसकी सतह पर रुक जाते हैं, वो कहाँ रुक जाते हैं, उसकी सतह पर रुक जाते हैं। और जो हमारा विलायक होता है, विलायक उसके जो कण है वो चौक के अंदर तक चले जाते हैं, ठीक है नहीं। तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इस चीज का। और देखो इससे क्या होगा, यहाँ पे दिया भी हुआ है आपको, देखो इसने कहा कि रंगीन हो जाती है। इसका कारण यह है कि रंगीन अणु चौक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, जबकि विलायक के रंगहीन अणु, देखो यहाँ पे तो बोलते रंगीन, तो रंगीन का मतलब कलर्ड जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ ऐड होंगे, उस चौक के जस्ट ऊपर, ठीक है नहीं। लेकिन जो विलायक है बच्चे वो कहाँ जाएगा, वो विलायक के जो कण होंगे ना बेटा, तो वो अंदर तक क्या होगा, उस चौक के अंदर तक चले जाएंगे। बात समझ में आई इतनी, इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है नहीं। तो इसमें दिया भी है कि रंगहीन अणु अवशोषित होकर, रंगहीन अणु क्या हो जाते हैं, अवशोषित होकर। तो रंगहीन का मतलब है कि जिसमें कोई कलर ना हो, कि कलर के जो पार्टिकल्स है वो चौक के बाहर रुके। अब लेकिन बचा क्या, सोलवेंट ही तो बचा हमारा, विलायक ही तो बचा है। वो सोलवेंट क्या है, उसके जो पार्टिकल हैं बेटे वो उस चौक के अंदर वो जा रहे हैं। बात समझ में बच्चे। अब इस थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना, यहाँ से। अब देखो इस चीज से हमारे दोनों ही चीजें क्लियर हो रही है। हमने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन भी और हमने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन भी। तो एब्जॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी यहाँ से हम दोनों चीज यहाँ से क्लियर आपकी हो रही है। तो कैसे, अब देखो बच्चे यहाँ आपको दिया है कि चौक के टुकड़ों को जब हमने स्याही में तो डुबोया, लेकिन वहां कह रहे हैं कि हम क्या, कि जो उसके रंगीन पार्टिकल्स होते हैं, जो कलर्ड पार्टिकल्स हैं उसके, वो कण कहाँ है, उस चौक की सतह पर रुक जाते हैं। और जब वो उसकी सतह पर रुक जाएगा तो जो हमारा जो प्रोसेस होगा बेटे, ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा ये तो बच्चे ये तो कहलाएगा हमारा एब्जॉर्प्शन, ये तो हमारा क्या कहलाएगा, अधिशोषण, ठीक है नहीं। क्योंकि हमने वहां खुद पढ़ा है कि ये अधिशोषण जो है एक सतही प्रक्रिया है, एक सरफेस पे होने वाली प्रक्रिया है। आ रही है बात में, ये वो प्रोसेस होता है कि जो क्या होता है सिर्फ सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है, ना कि सरफेस के अंदर, ठीक। अब इसके बाद बेटे जब हमने आगे बढ़े इसके अंदर, तो हमने इसमें पाया, देखो इन्होंने बोला कि जब ये चीज होती है कि रंगहीन अणु चौक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, तो यहाँ तक तो बात क्लियर किसकी होगी, ये तो होगी बच्चे हमारी अधिशोषण की, ठीक है नहीं, यानी एब्जॉर्प्शन की बात क्लियर होगी। लेकिन ये करें जबकि जो सोलवेंट था उसके जो पार्टिकल थे उस चौक के क्या थे बेटे, वो अंदर जा रहे थे। तो वो जब उसके अंदर वो पार्टिकल्स जा रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, वो वहां पर क्या हो गया, वहां पर उसको हमने बोल दिया एब्जॉर्प्शन, सॉरी एब्जॉर्प्शन। तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चे, एब्जॉर्प्शन बोल देंगे, ठीक है नहीं, यानी कि अवशोषण बोल देंगे। अब बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, हमने कहा कि अवशोषण क्या था, कि जो यहाँ आप इस पे आप फोकस बना सकते हैं कि भीतर तक, अब जो कण जिसके भीतर तक जा रहा हो तो उसको क्या है बेटे, उसको हम क्या बोल देंगे, आपका अवशोषण बोल देंगे,
बात समझ में आई? तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम दोनों ही हेडिंग को आराम से समझ सकते हैं, ठीक है नहीं। और ये दोनों ही अपना में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भी है, इस चीज को मान के चले आप। इस बार के लिए तो आप मान ही ले इसको कि एग्जाम में आपको शायद आप इससे रूबरू हो सकते हैं, ठीक है नहीं। अब बात रही थी कि अधिशोषीय अधिशोषक क्या थे, उसको एक बार में डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है नहीं। तो बच्चे अब बात करते हैं, देखो क्या है यहाँ पर अधिशोषीय यानी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट की। तो वो क्या होते हैं, सपोज मान लीजिए बच्चे कि ये क्या है, कोई हमारा क्या गया, ये एक हमारी डायग्राम यहाँ पे दिया गया है और इस पर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल क्या है इसकी सतह पर जुड़े हुए हैं। ये क्या है, इसकी सतह पर जुड़े हुए हैं। जब इसकी सतह पर ये बच्चे जुड़े हुए हैं तो ये जो अंदर वाला आपका सब्सटेंस है ये क्या कर रहा है, पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो हुआ, अब ये जब इसने अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन पार्टिकल्स क्या हैं, वो जो हमारे एडजॉर्बेंट थे वो क्या है, इस सतह की ओर चिपक जाते हैं, ठीक है नहीं। तो ये चिपक गए तो जो प्रोसेस हमारा क्या कहला रहा, एडजॉर्प्शन कहला रहा है, यानी अधिशोषण कहला रहा है, ठीक है नहीं। तो जो यहाँ पर पार्टिकल्स किसी सतह पर ऐड हुए उनको तो हमने बोल दिया बच्चे यहाँ पर अधिशोषण, यानी सॉरी अधिशोषीय, यानी कि एडजॉर्बेंट बोल दिया, ठीक है नहीं। लेकिन जिस पर ये अट्रैक्ट हुए तो बच्चे इसको क्या बोलेंगे, देखो जैसे मान लो ये क्या यहाँ पर तो अट्रैक्ट हुए ना इस पर, तो इसको हमने बोल दिया अधिशोषक। क्या बोलते हैं इसको, अधिशोषक, ठीक है नहीं। तो बच्चे यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा, इसको बोलते बेटे हमने अधिशोषक। तो बच्चे यानी कि इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो ये प्रोसेस पूरा बच्चे क्या कहला रहा था हमारा, ये पूरा प्रोसेस बच्चे हमारा क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है हमारा, ये आपका एडजॉर्प्शन कहला रहा है, यानी अधिशोषण कहला रहा है। अगर बच्चे मैं इससे आगे की बात करूं कि आप बात करें यहाँ पर अवशोषण की, क्या अवशोषण किस तरह से, तो अवशोषण को मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा सकता हूँ। यानी आप इसी को मान लीजिए, इसी के अंदर यदि कोई अदर पार्टिकल अंदर तक पहुंच जाए, तो ये अंदर तक जो ये पहुंचे ये पार्टिकल ये अंदर तक गए, तो ये प्रोसेस अब क्या हुआ, ये प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगा हमारा आपका अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है नहीं। जब पार्टिकल्स अंदर तक जाएंगे तो समझ जाना बच्चे वो क्या होगा, हमारा अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और जब पार्टिकल किसी सतह पर रहेंगे तो वो बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, अधिशोषण हो जाएगा, ठीक है नहीं। जो पार्टिकल सतह पर ऐड हो रहे हैं उसको तो बच्चे हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट बोलेंगे, और जिसके ऊपर वे हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट बोलेंगे। तो इतनी बात समझ आई ना बच्चे आपको, बढ़ते हैं आगे। तो बात करें थे ना बच्चे मैंने आपको क्या समझा, भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अधिशोषण और अवशोषण क्या होते हैं, ठीक है नहीं। मैंने कहा कि वो अपना में इम्पोर्टेंट है बच्चे, लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चे क्या होगा कि नेक्स्ट अगर हम मैक्सिमम अपना एग्जाम देखे, यदि आप प्रीवियस पेपर आप उठा के देख लो 12th के, तो कोई ना कोई एक डिफरेंस जरूर आता है, ठीक है नहीं। अब चाहे वो किसी भी चैप्टर से आए, तो ऐसे एक डिफरेंस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है नहीं। तो जो डिफरेंस आपको यहाँ दिया है वो आज हमें समझना है। तो बच्चे ने समझना क्या, देखो यहाँ दिया है कि अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है नहीं। हमें देखना क्या है, दोनों में अंतर देखना है, ठीक है नहीं। तो एक साइड में हमने लिख दिया आपको एडजॉर्प्शन और दूसरी साइड में हमने लिख दिया एब्जॉर्प्शन, यानी कि एक साइड लिख दिया हमने अधिशोषण और दूसरी ओर क्या लिख दिया बेटे हमने, अवशोषण, ठीक है नहीं। जानते हैं ये क्या है, मतलब इसका डिफरेंशिएट क्या है। जो डेफिनेशन बच्चे हमने वहां पे पढ़ी है उसी डेफिनेशन के अंदर से ये अंतर वहां से बना लेते हैं। अगर आप इस टेबल को बना के नहीं अंतर कर पाते वहां, तो जो डेफिनेशन अगर आपको याद है तो बच्चे आप वहां पर हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बना के आप उसको लिख देना, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद यदि आपने पहले अधिशोषण लिख दिया तो बाद में फिर उसका अवशोषण लिख दो, तो वो ही बच्चा आपका अंतर ही माना जाएगा, ठीक है नहीं। लेकिन अच्छा ज्यादा ये है कि अगर आपको इस तरह से याद हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है नहीं। तो करते हैं इसमें बात, जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया भी है बच्चे, क्या कि यह एक सतही प्रक्रिया है जो केवल अधिशोषक की सतह पर होती है। ये क्या है कि ये जो प्रोसेस है ना, सिर्फ क्या होता है, ये सरफेस प्रोसेस है, ये जो एक सतह पर ही होता है, यानी कहाँ होता है, सतह के ऊपर ही होता है, ठीक है नहीं। और अब वो सतह किसकी होती है, वो सतह जो बच्चे होती है वो सतह होती है हमारी किसी अधिशोषक की। सपोज मान लिया मैंने ये जैसे डस्टर यहाँ पर है, अब डस्टर को मैंने क्या माना, अधिशोषक माना। इसके ऊपर जब कोई पार्टिकल क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है नहीं। तो वो क्या है, इसकी सतह पर जब ऐड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सतह पर वो ही हो जाती है हमें सतह प्रक्रिया, ठीक है नहीं। और जो इसके ऊपर वो हो रही है इसको बोलते हैं अधिशोषक। तो अधिशोषक के ऊपर क्या है, इन्होंने लिखा भी है कि अधिशोषक की सतह पर होती है। तो ये किसी सतह पर होती है, वो जो आपका एडजॉर्बेंट है उसकी सरफेस पर होती है, ठीक है नहीं।
ठीक है बच्चे। अब इसके बाद जी मैं बात करूं तो यानी कि अवशोषक, अवशोषक में क्या है कि ये तो सतह प्रवृत्ति जब हमने वहां पढ़ा था वो भीतर तक हो रही थी, तो ये कहेगी यह क्रिया पदार्थ के भीतर तक होती है। ये कहां तक होगी, ये इनसाइड तक होगी उसके, यानी कि अंदर तक जाएगी उसके, ठीक है नहीं। तो ये पहला पॉइंट था बच्चे। इसके बाद हम बात करते हैं, बात देखो यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा कि अधिशोषण में प्रत्येक स्थानक पदार्थ की जो सांद्रता है बराबर नहीं होती, ठीक है नहीं। बुक्स में आप जाओगे तो डेफिनेट मतलब कि कुछ जो लैंग्वेज होती है थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में बना दिया, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि इसने कहा कि जो आपका एडजॉर्प्शन है उसमें क्या है कि जो उसका जो प्रत्येक जगह उसकी होती है, प्रत्येक जो प्लेस होता है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं होती, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करना है, इन्होंने कहा कि जो भी कि अगर हम पढ़ रहे हैं आपका एडजॉर्प्शन की अधिशोषण पढ़ रहे हैं बच्चे, तो अधिशोषण में कि अगर उसका हम पदार्थ को प्रत्येक स्थान यदि हम देख ले तो वहां पर क्या है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होती है, यानी समान रूप से नहीं होती। डेफिनेटली कैसे, जब पार्टिकल ही प्लेन के ऊपर कार्य करे तो अंदर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो इसलिए इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं अवशोषण की। अवशोषण में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक स्थान पर जो कंसंट्रेशन थी वो बेटे वो क्या थी, इक्वल थी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे वही दिया थी, अवशोषण में प्रत्येक स्थान पर पदार्थ की जो सांद्रता है वो बराबर होती है, यानी जो आपकी कंसंट्रेशन है वो क्या है, इक्वल होती है। अगर हम किसी प्लेस में बात कर ले आपके एब्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक है नहीं। तो बेटे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पर, 3 में देखिए प्रारंभ में अधिशोषण का वेग अधिक होता है, यानी कि ये कह रहा है कि जब आपका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते हैं जो उसका वेग होता है, वेलोसिटी होता है, लेकिन रेट होता है, कैसे रेट भी बोल सकते हैं उसको, वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेट होता है वो बहुत अधिक होता है, धीरे धीरे क्या होता है वो कम होता जाता है, और वो तब तक कम होता रहता है जब तक जो आपकी रिएक्शन है वो क्या हो जाए, बिल्कुल यानी कि इक्वल कंसंट्रेशन की ना हो जाती है, यानी कि जब तक वहां पर इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं हो जाता, यानी कि आपकी साम्य अवस्था वहां पर जब तक नहीं आ जाती। तो यहाँ पे दिया अभी प्रारंभ में अधिशोषण का जो वेग है वो अधिक होता है तथा बाद में धीरे धीरे कम होता जाता है, और ये जब तक होता है जब तक साम्य अवस्था प्राप्त ना हो जाए, यानी कि जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक क्या होगा बच्चे, वो प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है नहीं। अब इसमें यहाँ पर बात करें अवशोषण में, यदि में पॉइंट नंबर 3 को लेकर बात करें तो ये कहा कि अवशोषण का वेग पूरी प्रक्रिया में, जो ये कह रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो पूरी ही प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वो इक्वल होता है, हमेशा क्या रहता है वो इक्वल ही रहता है, नहीं सदैव समान रहता है, ठीक है नहीं। यहाँ पर ना घटता है ना बढ़ता है, ठीक है नहीं। करते हैं बच्चे पॉइंट नंबर 4 की बात। तो पॉइंट नंबर 3 तक आपको बच्चे समझ में आ गया। तो बच्चे अब अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, पॉइंट नंबर 4 थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, इन्होंने बोला कि अधिशोषण में अवशोषक के केवल पृष्ठीय परमाणु या अणु ही सक्रिय भाग होते हैं। अब देखो सही बात है बिल्कुल, इन्होंने कहा, हमने अधिशोषण पढ़ रहे थे, एडजॉर्प्शन बच्चे हम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या कहा था उसकी सतह पर ही तो क्या होते जो आपके अदर पदार्थ जो सब्सटेंस है वो ऐड हो रहे थे, नहीं होते। तो ऐसा इसमें कुछ हमें दिया गया कि केवल अब वो जिस सतह के ऊपर ऐड हो रहे थे बच्चे, सपोज इस सतह के ऊपर ऐड हो रहे थे, तो इस सतह के ऊपर वो जो ऐड होते हैं तो वो ऐड होने वाले परमाणु थे, यानी आपके सब्सटेंस था, उसको तो हमने बोल देता कि आपका एडजॉर्बेंट बोल देता, यानी कि आप अधिशोषक बोलता। और लेकिन जिसके ऊपर वो हुए तो उसको हमने क्या बोला था, अधिशोषक बोला था, ठीक है नहीं। तो अधिशोषक बोला था। अब ये जो प्रक्रिया अधिशोषण वाली जो होती है वो इस अधिशोषक के ऊपर ही होती है, इसके सरफेस पे होती है, इसके पृष्ठ के ऊपर होती है, ठीक है नहीं। तो इस बच्चे इसने यही बात बोली है कि अधिशोषण में अवशोषक के केवल पृष्ठीय परमाणु या अणु ही सक्रिय होते हैं। अब देखो पृष्ठीय आपके एक्टिव भाग होंगे इसके, ठीक है। जो प्रोसेस है वो सिर्फ कहाँ हो रहा है, सरफेस के ऊपर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, सरफेस के ऊपर हो रहा है बच्चे। जब सरफेस के ऊपर वो प्रोसेस हो रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि जो सरफेस के जो आपके एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है वही क्या है, एक्टिव है, उनको हम क्या बोल देंगे, उसका एक्टिव भाग बोल देंगे। तो बच्चे इस पॉइंट पे इसने यही बात कही है। तो बच्चे बात करते हैं अवशोषण के अंदर, यानी कि एब्जॉर्प्शन के बाद। तो यहाँ पर बच्चे क्या क्या है कि देखो कि जो अवशोषक के सभी परमाणु या अणु सक्रिय भाग होते, इसमें क्या है कि अब ये कह रहा है कि यहाँ पर तो केवल बात हो रही थी सरफेस की, लेकिन इसके अब अगर मैं अवशोषक के अंदर बात करूं तो अवशोषक के जितने भी उन्होंने कहा कि एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, सभी एक्टिव पार्ट्स होते हैं उससे, यानी कि वो क्या होते हैं, उसके सभी क्या होते हैं, एक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो बच्चे ये था आज का सेशन।
अब बच्चे मैं बात करता हूँ, यदि आपको इसके बीच में कोई डाउट आपके मन में आ जाता है तो मैंने आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर अपना दे दिया है। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपना डाउट लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर बच्चे आपको वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बच्चे आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और कितना आप इससे सीख पाए। ठीक है नहीं, यदि वीडियो आपको ज्यादा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर, और बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है नहीं, तो बने रहेंगे हम आगे तक इसी सीरीज में, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं कराता ही रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद।